मेरे प्यारे छात्रों, एक बार फिर से क्रॉप फिजियोलॉजी फर्स्ट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर का टॉपिक है हमारा वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट्स। अब क्या क्या पढ़ना है इस एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल साल्ट्स में, उसका एक आउटलाइन देख लीजिए। सेल स्ट्रक्चर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, कोशिका की बनावट और खनिज तत्वों का अवशोषण, दोनों में संबंध पर एक बार निगाह डालेंगे। फिर ये भी जानेंगे व्हाट इज आउटर स्पेस और डिफ्यूजन स्पेस। इसके बाद इसी टॉपिक में मैकेनिज्म ऑफ मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन, किस तरीके से मिनरल साल्ट का प्लांट्स एब्जॉर्प्शन करते हैं। मुख्यतः दो तरीके हैं, मैकेनिज्म है, पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। और लास्ट में फैक्टर्स अफेक्टिंग मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से कारक हैं जो मिनरल एब्जॉर्प्शन को प्लांट्स के द्वारा अवशोषित करने को प्रभावित करते हैं। तो ये कंप्लीट आउटलाइन है इस टॉपिक के बारे में, खनिज लवणों के अवशोषण के बारे में, खनिज पोषक तत्वों के अवशोषण के बारे में। अब जैसा इसके पहले के जो आपका क्लास चला है उसमें विभिन्न पोषक तत्वों का विस्तार से आपने जो है महत्व पढ़ लिया है प्लांट्स के जीवन में। आप जानते हैं कि सभी खनिज लवणों का मुख्य स्रोत मिट्टी है और पौधे इनका अवशोषण जड़ों द्वारा करते हैं। अनेक वर्षों तक लोगों का यह मत था कि खनिज लवणों का अवशोषण जल के साथ होता है और पौधों में उनका वितरण वाष्पोत्सर्जन के अपकर्ष पुल पर निर्भर करता है। परंतु विभिन्न तत्वों की मिट्टी तथा कोशिका रस सेल सैप में सांद्रता समान नहीं होती, अतः इस मत का कोई महत्व नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का विचार था कि लवणों का अवशोषण परासरण सांद्रता की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की दिशा पर निर्भर करता है, परंतु इसमें लवणों के पौधे में वितरण को स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक पौधों में तत्वों की सांद्रता मिट्टी की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, यह हकीकत है। अर्थात ऐसे पौधों में तत्वों का अवशोषण परासरण सांद्रता की प्रवणता के विपरीत दिशा में होता दिखाई देता है। इस प्रकार सन 1900 तक खनिज तत्वों का अवशोषण एक भौतिक और निष्क्रिय, फिजिकल एंड इनएक्टिव क्रिया समझी गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस प्रक्रिया में उपापचयी ऊर्जा या मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु पैफर 1900 ने एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके कारण पुरानी सभी विचारधाराएं बदल गई। उनके अनुसार the nature of the plasma membrane is such as to render it possible that a substance may combine chemically with the plasmatic elements, thus being transmitted internally and then set free again। अर्थात प्लाज्मा झिल्ली के घटक अंदर आने वाले पदार्थ के साथ
रासायनिक रूप में संयोजित होकर उन्हें कोशिका में स्थानांतरित कर पुनः मुक्त कर देते हैं। यह अवधारणा पेफर ने सन 1900 में जो है प्रस्तुत की। पेफर की इस परिकल्पना के पश्चात किए गए अनेक प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि खनिज तत्वों का अवशोषण मुख्यतः एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है, जिसमें उपापचयी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब यह सक्रिय प्रक्रिया है तो हमें निश्चित रूप से पहले कोशिका की बनावट को समझना होगा। अब आइए कोशिका की बनावट के बारे में थोड़ा समझते हैं। कोशिका, जैसा आप जानते हैं, प्लांट सेल, सबसे बाहर वह सेल वॉल से जो है घिरी होती है। पौधे की प्रत्येक कोशिका सेलुलोज से निर्मित कोशिका भित्ति से घिरी होती है, जो पूर्णतः पारगम्य होती है। सेल वॉल की विशेषता है कि यह पूर्णतः पारगम्य है, चाहे पानी हो चाहे खनिज तत्व हो, सबके लिए जो है ये पारगम्य है। अतः यह सभी पदार्थों को अंदर व बाहर जाने देती है तथा किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करती है। कोशिका के पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए कोशिका भित्ति के अंदर की ओर एक वर्णनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली होती है, जिसको कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली डिफरेंशियली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम कहते हैं, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और प्लाज्मा लिमा भी कहा जाता है। तो यही वो स्ट्रक्चर है जो सेल के भीतर किसी भी पदार्थ के आने जाने को वास्तविक रूप में नियंत्रित करती है। अब परिपक्व कोशिका के मध्य में एक विस्तृत रसधानी पाई जाती है, वैक्यूल, जिसमें कोशिका रस भरा होता है। सेल सैप कोशिका द्रव्य व कोशिका रस के बीच में एक वर्णात्मक झिल्ली होती है, जिसको कि वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं या इसको टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। कोशिका रस में अनेक खनिज लवण, एमिनो अम्ल तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ घुले होते हैं सेल सैप में, जो कि कहाँ पाया जाता है? वैक्यूल के अंदर। इस प्रकार कोशिका की संरचना ऐसी है कि किसी भी आयन या साल्ट को बाह्य घोल एक्सटर्नल सॉल्यूशन से वैक्यूल तक या रसधानी तक पहुंचने के लिए पूर्णतः पारगम्य कोशिका भित्ति, उसके बाद वर्णात्मक पारगम्य कोशिका कला तथा टोनोप्लास्ट या वैक्यूलर मेम्ब्रेन को पार करना पड़ता है। इतनी चीजों को पार करके कोई भी जो है मिनरल साल्ट या आयन उसके भीतर प्रवेश करता है। अब इसी एब्जॉर्प्शन से संबंधित एक वर्ड है आउटर स्पेस और डिफ्यूजन स्पेस, इसको भी समझ लेते हैं मैकेनिज्म जानने से पहले। This is the space of roots or any tissues where free diffusion of ions or salts can take place। मतलब ये वो स्थान है जिसमें कि साल्ट्स या आयन फ्रीली जो है मूव कर सकते हैं। Hence, this is the part of the roots or any tissues of which concentration are same as that of the external solution। कहने का मतलब रूट या किसी भी टिश्यूज का कि इस पार्ट में वही कंसंट्रेशन होता है जो कि एक्सटर्नल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है। इट कैन बी वर्कड आउट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इस आउटर स्पेस को जो है एक इक्वेशन से हम
वर्कआउट कर सकते हैं। आउटर स्पेस इक्वल टू अमाउंट ऑफ फ्रीली डिफ्यूजिबल आयंस और साल्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन। तो हमें जो है पता चल जाएगा कि किसी भी सेल या रूट्स का जो है आउटर स्पेस क्या है या कितना है। अब इस आउटर स्पेस के बारे में कि ये कौन सा भाग है, इसको लेकर के वैज्ञानिकों ने समय समय पर जो है अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। तो इसमें ब्रिग्स एंड रॉबर्टसन 1957 उनका विचार था, हैव सजेस्टेड दैट इट इंक्लूड्स सम पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म आल्सो इन एडिशन टू द सेल वॉल, कि सेल वॉल के साथ साथ इसमें कुछ साइटोप्लाज्म का भी पार्ट होता है आउटर स्पेस में। लेकिन बट बर्नस्टीन एंड नीमैन 1960 have proved that it only consists of the parts lies outside of the cell membrane, like cell wall and intercellular space। तो इन्होंने साफ साफ जो है मना कर दिया कि इसमें कोई भी जो है साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं होता है, बल्कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर का ही पार्ट जो है आउटर स्पेस को बनाता है, जिसमें आता है सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस। अब इससे संबंधित थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों द्वारा किए हुए कार्य को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे कि यह आउटर स्पेस आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। एप्स्टीन 1955 ने जड़ों द्वारा खनिज तत्वों के अवशोषण की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए अनेक प्रयोग किए। उन्होंने जौ की हार्डियम वुल्गेर की कुछ युवा जड़ों लगभग 1 ग्राम को 20 माइक्रोमोल सांद्रता के पोटेशियम सल्फेट K2SO4 के घोल में रखा। कुछ समय पश्चात इन जड़ों को निकालकर जल की एक ज्ञात मात्रा में रख दिया। जल के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि जड़ों से लगभग 4.45 माइक्रोमोल पोटेशियम सल्फेट निकलकर जल में आ गया है और शेष सल्फेट जड़ों के अंदर ही रहा। इस प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ कि जड़ों के कुछ भाग में पदार्थों का विसरण बिना किसी अवरोध के हो सकता है, अर्थात यदि जड़ अथवा अन्य किसी ऊतक को किसी घोल में रखा जाए तो इस भाग में आयनों की सांद्रता बाह्य घोल की सांद्रता के बराबर हो जाती है या रहेगी। अतः उपरोक्त प्रयोग में जड़ों के स्वतंत्रता पूर्वक विसरण वाले भाग में कोशिका रस की सांद्रता भी 20 माइक्रोमोल ही होगी और जब इन्हें घोल से निकालकर जल की अधिक मात्रा में रखा जाएगा तो स्वतंत्र विसरण के नियम प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन के अनुसार इस भाग में उपस्थित सल्फेट की लगभग संपूर्ण मात्रा कोशिका से बाहर निकल आएगी। चूंकि 1 ग्राम जड़ में स्वतंत्रता पूर्वक विसरण कर सकने वाले सल्फेट की मात्रा 4.45 माइक्रोमोल है और बाह्य घोल की सांद्रता 20 माइक्रोमोल थी, अतः जड़ का वह भाग जिसमें स्वतंत्रता पूर्वक विसरण हो रहा है बराबर क्या हुआ 4.45 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 0.22 ml। यह भाग आउटर स्पेस अथवा डिफ्यूजन स्पेस कहलाता है और इसको जो है जो समीकरण मैंने आपको बतलाया आउटर स्पेस इक्वल टू अमाउंट ऑफ फ्रीली डिफ्यूजिबल आयन और साल्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सॉल्यूशंस, इस समीकरण से निकाला जा सकता है। किसी भी ऊतक में आउटर स्पेस का सीमांकन करना आवश्यक है और इसी को लेकर के ब्रिग्स और रॉबर्टसन ने, जैसा मैंने बतलाया था, ने विचार व्यक्त किया था कि बाह्य दिक् स्थान में कोशिका भित्ति के अतिरिक्त कोशिका द्रव्य का भी कुछ भाग सम्मिलित होता है, परंतु
बर्नस्टीन और नीमैन 1960 ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि बाह्य दिक् स्थान या आउटर स्पेस में केवल सेल मेम्ब्रेन से बाहर का भाग होता है, अर्थात इसमें कोशिका भित्ति व इंटरसेलुलर स्पेस ही सम्मिलित है। इस प्रकार आउटर स्पेस का अब कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर है कि यह वह स्पेस है जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर का है, या जो पार्ट जो है सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस के अंतर्गत आता है, वही आउटर स्पेस बनाता है। एपिस्टेन द्वारा किए गए प्रयोगों से यह स्पष्ट है कि जहां एक ओर जड़ द्वारा अवशोषित पदार्थों की कुछ मात्रा बाहर की ओर विसरण हो सकती है, वहीं दूसरी ओर अधिकांश मात्रा एक बार अवशोषित होने के पश्चात बाहर की ओर विसरित नहीं होती है। इस प्रकार हम जड़ द्वारा अवशोषित पदार्थ की मात्रा को दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पदार्थ की वह मात्रा जिसका विसरण बाहर की ओर हो सकता है, और पदार्थ की वह मात्रा जिसका विसरण बाहर की ओर नहीं हो सकता है। अब पदार्थ की वह मात्रा जिसका विसरण बाहर की ओर हो सकता है, वह विसरण जो है निष्क्रिय एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत आता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन। और पदार्थ की वह मात्रा जिसका विसरण बाहर की ओर नहीं हो सकता है, वह एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत आता है। अब यह मैकेनिज्म ऑफ मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन, जो कि दो मैकेनिज्म आपको शुरू में बताए गए थे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन, या पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन, इसको जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग मिनरल साल्ट एब्जॉर्प्शन भी नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब ये क्लास क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन है, आपको जो कुछ समझ में ना आया हो वो पूछिए। नाउ द क्लास इज ओपन फॉर डिस्कशन and question and answer. Thanks.